I am Shruti and we are continuing chapter number 5 of Geography class 8. In this lecture we will be discussing the types of agriculture. Next topic is types of agriculture. There are two types of agriculture, subsistence and commercial. Subsistence agriculture, in which the farmer and his family grows crops for पर्सनल एंड कम्युनिटी, यानी कि सिर्फ खुद की ज़रूरतें पूरा करने के लिए या फिर लोकल कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर इज डन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट्स में, डिस्टेंट मार्केट्स में जब क्रॉप्स को बेचा जाता है और उससे प्रॉफिट कमाया जाता है, उसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं. The subsistence agriculture is subdivided into three parts. First is nomadic herding, second is shifting agriculture, and third is intensive subsistence agriculture. And commercial agriculture is subdivided into four parts: extensive agriculture, plantation agriculture, livestock ranching, and dairy farming. Let us discuss all these types of farming in detail. Let us discuss about subsistence agriculture. Subsistence agriculture is divided into three parts: nomadic herding, shifting agriculture, and intensive subsistence agriculture. Nomadic herding. In nomadic herding, people migrate from one place to another along with their animals for food and fodder. अपने एनिमल्स के लिए फॉडर और खुद के लिए फूड की सर्च में यानी खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमना इसमें नोमैडिक हर्डिंग में होता है. मेनली नोमैडिक हर्डिंग जो है हिंदी में घुमंतु कृषि के नाम से जानी जाती है, यानी लोग जो है घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो ये हो गया कि दे माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फॉर इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर. मेन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग आर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न यूरेशिया. इंडिया में भी हिमालयाज में भोटियाज और गुज्जर्स नाम की जो प्रजाति है वो भी नोमैडिक हर्डिंग करती है. तो इसका मतलब है कि नोमैडिक हर्डिंग में कोई क्रॉप नहीं उगाई जाती, बल्कि जो लोग हैं या जिनके पास भी मवेशी हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने एनिमल्स के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने लिए खाना और अपने मवेशियों के लिए फॉडर के लिए यानी चारे के लिए. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग यानी शिफ्ट करते हैं एग्रीकल्चर को. क्या होता है? व्हेन द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी. जहाँ पर भी फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लगातार कई सालों तक करने के बाद, व्हेन द सॉइल लूजेस द फर्टिलिटी यानी उसकी जो फर्टिलिटी है वो जो ख़त्म हो जाती है उस जगह की, देन क्या करते हैं फार्मर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट. अगले जगह चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए. बर्निंग द ओल्डर वन, जहाँ पर पहले वो कृषि कर रहे हैं उसमें उसको जला दिया जाता है, जिससे जो भी खरपतवार या जो भी थोड़े बहुत क्रॉप्स का जो भी रेसिड्यू बचा है वो जल जाए और आखिरकार वो जो बर्निंग रेसिड्यू है वो इस प्लॉट की दोबारा से फर्टिलिटी गेन कर ले. तो पहले वाले प्लॉट में को जला दिया जाता है और दूसरे प्लॉट में, न्यू प्लॉट में एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं फार्मर्स. इन दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिंपल टूल्स आर यूज. बहुत ही सरल से टूल्स यूज किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होते. एंड लो प्रोडक्शन इज देयर इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. अब क्योंकि सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए प्रोडक्शन भी कम होती है. मेन एरियाज जो हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के वो हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये एरियाज हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के. इसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि पहला वाले जो प्लॉट है उसको बर्न कर दिया जाता है.
ठीक है। और इंडिया में इसको जूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये कॉमन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और यहाँ पर इसको जूमिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। मेन क्रॉप्स जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में उगाई जाती हैं वो है स्वीट पोटैटो, कसावा एंड टैपियोका। स्वीट पोटैटो आप जानते हैं कचालू, कसावा इज शकरकंदी एंड टैपियोका इज साबूदाना। नेक्स्ट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें बहुत छोटे फार्म्स होते हैं, लाइक इन इंडिया बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स नहीं होते। जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पर ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। हिंदी में इसको गहन कृषि भी कहा जाता है। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में मेनली इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, यानी जितना भी लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकता है, एवरी बिट ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो एवरी बिट ऑफ लैंड इज यूज, दैट मीन्स द इंटेंसिव लैंड ऑफ यूज ऑफ लैंड इज देयर। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मैनुअल लेबर, बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मशीन्स, फर्टिलाइजर्स और टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ एक लिमिट में ये यूज़ तो किए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं है। मल्टीपल क्रॉपिंग इज डन। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक सीजनल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, अलग अलग क्रॉप्स जो हैं सीजन के अकॉर्डिंग भी उगाई जाती है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज डन। एंड लिटिल यूज ऑफ मशीन्स एंड केमिकल्स आते हैं, बहुत ही कम यूज होता है मशीन्स और केमिकल्स का। अब मेन एरियाज कौन से हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के? देखिए डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में बताया था मैंने, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, ताइवान एटसेट्रा। दीज आर द एरियाज इन विच इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डन। मेन क्रॉप्स जो हैं वो कौन सी हैं? राइस, वीट, कॉटन, सोयाबीन, जो कि स्टेपल क्रॉप्स हैं, यही उगाई जाती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। Let us discuss about commercial agriculture. There are 4 types of commercial agriculture. First is extensive agriculture, second plantation agriculture, third livestock ranching, and fourth is dairy farming. अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। उसमें क्या होता था कि स्मॉल साइज फार्म्स होते थे, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में होता था, लेकिन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में लार्ज फार्म्स होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में होता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड टूल्स आर यूज्ड इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, whereas in intensive agriculture simple tools and machines are used, and large production is there in extensive agriculture, whereas low production is there in intensive agriculture. Less labor is used in extensive agriculture. 1 or 2 crops are grown in extensive agriculture. इसका मतलब है extensive agriculture is fully opposite of intensive agriculture. Let us once again revise. Large farms, sparsely populated areas, technologically advanced tools are used, large production is there, less labor is used, or 1 or 2 crops are grown in extensive agriculture. Example of crops are corn, oats, wheat, oilseeds, etc. कॉर्न, ओट्स, वीट, ऑयल सीड्स जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में उगाए जाते हैं। वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज देयर इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? Mixed farming is a technique in which the rearing of animals is done along with the cultivation of crops. यानी जहाँ पर भी जिस भी फार्म में एनिमल्स को भी रियर किया जाए और साथ ही क्रॉप कल्टीवेशन भी हो, उस हम मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में आमतौर पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है।
एरियाज जो हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के, दीज आर अर्जेंटीना, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा. These are the areas in which the extensive agriculture is practiced. Next type of agriculture is plantation agriculture. Plantation agriculture is a very well organized system of agriculture. In plantation agriculture also large farms are used. Large farms पे होता है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जहाँ पर कि पानी जो है पर्याप्त मात्रा में इनफ क्वांटिटी में मिलता है. सेल इन डिस्टेंट मार्केट के लिए क्रॉप्स को उगाया जाता है, यानी दूर दूर की मार्केट्स को की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है. इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बिकॉज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर used in plantation agriculture, and huge capital investment is required in plantation agriculture because there are very advanced tools and machines used in plantation agriculture. और जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी. ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेवरल ईयर्स. एक ही क्रॉप को उगाया जाता है बहुत सालों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और केमिकल्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. मेन क्रॉप्स जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की वो है कॉफ़ी, रबर, टी एक्सेट्रा. मेनली जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो कॉफ़ी, रबर और टी का होता है, यानी बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी एंड रबर ऑल्सो. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है एग्रीकल्चर का, और साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी इज आल्सो देयर इन द फार्म. यानी जो क्रॉप्स की स्टोरेज है वो भी फार्म में ही होती है. यहाँ तक कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो पैकिंग होती है, जो भी जिस भी तरह से पैकिंग करनी होती है क्रॉप इन प्रोडक्शन की, वो भी फार्म्स में ही होती है. तो इसका मतलब है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मशीन्स जो हैं वो बहुत ही एडवांस्ड यूज होते हैं. नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक रैंचिंग. लाइव स्टॉक रैंचिंग में क्या है? इट इज़ द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. जो भी पालतू जानवर है, पालतू पशु हैं, उनको व्यापारिक रूप से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए जब पाला जाता है तो उसको हम लाइव स्टॉक रैंचिंग कहते हैं. कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, इट इज़ डन इन एरिड एंड सेमी एरिड टेम्परेट रीजन्स. अब एरिड और सेमी एरिड क्या है? जहाँ पर सॉइल जो है इनफर्टाइल है बिकॉज ऑफ लेस वाटर. वो जो है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं जहाँ पर कि क्रॉप्स की फार्मिंग जो है वो आसानी से नहीं हो सकती. वहाँ पर ये लाइव स्टॉक रैंचिंग की जाती है. मेन जो लाइव स्टॉक है वो है शीप, कैटल, गोट, हॉर्सेस. ये हैं मेन लाइव स्टॉक जो कि इस लाइव स्टॉक रैंचिंग में पाले जाते हैं. और ये जो है लाइव स्टॉक रैंचिंग, इट इज़ डन इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज. जहाँ पर की पॉपुलेशन कम होती है वहीं पर लाइव स्टॉक रैंचिंग की जाती है. और ये जो एनिमल्स हैं वो क्यों पाले जाते हैं? फॉर मीट, वूल, स्किन, हाइड्स एक्सेट्रा. उनकी मीट के लिए, वूल के लिए, स्किन के लिए ये जो मवेशी हैं वो पाले जाते हैं. ये हो गई लाइव स्टॉक रैंचिंग. लाइव स्टॉक रैंचिंग और डेयरी फार्मिंग में अंतर है. क्या है देखिए डिफरेंस. लाइव स्टॉक रैंचिंग में तो मीट, वूल, स्किन के लिए होती है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, लेकिन डेयरी फार्मिंग में इट इज़ द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए ये डेयरी फार्मिंग की जाती है. और ये जो फार्मिंग है मेनली किन जानवरों की होती है? काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इनकी डेयरी फार्मिंग की जाती है. और आपको ये जान के बहुत ही कह सकते हैं अचंभा महसूस होगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री. India is the largest producer of milk and New Zealand is the largest producer of cow milk.
सिर्फ काउ मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो न्यूजीलैंड है, जबकि इंडिया जो है वो और भी एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गई, इट इज़ ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। देयर आर 4 टाइप्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज 4 टाइप्स। सो गाइज, आई होप you have understood this lecture of types of farming or types of agriculture. In the next lecture, we will be continuing this chapter number 5. Till then, bye bye.